तो हम लोग पिछले लेक्चर्स में हाइब्रिडाइजेशन और उसके यूजेस के बारे में पढ़ा हम लोगों ने। आज हम लोग रिएक्शन मैकेनिज़्म के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। रिएक्शन मैकेनिज़्म बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, और इसको बहुत ध्यान से आप लोग को पढ़ना है। रिएक्शन मैकेनिज़्म जानने से पहले कुछ चीज़ों को हम लोग देख लें। जैसे अगर कोई रिएक्शन है तो रिएक्शन का जो लेफ्ट पार्ट होता है, लेफ्ट पार्ट की बात करें इसको, तो ये कहलाता है रिएक्टेंट। राइट वाला पार्ट कहलाता है प्रोडक्ट। रिएक्टेंट को फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। जिसको एक को कहते हैं सबस्ट्रेट और एक होता है रिएजेंट। सबस्ट्रेट को कैसे हम डिफाइन करेंगे? सबस्ट्रेट जो होता है वह स्पीसीज होता है जिस पे अटैक होता है। सबस्ट्रेट द स्पीसीज एट विच अटैक टेक प्लेस, जिस पे अटैक होता है। रिएजेंट जो होता है जो सबस्ट्रेट पे अटैक करता है। रिएजेंट जो होता है द स्पीसीज which attack on substrate, वह स्पीसीज जो सबस्ट्रेट पे अटैक करता है वो रिएजेंट कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई एक सिंपल सा एग्जांपल हम लें। सिंपल एग्जांपल लें, जैसे मान लीजिए हमने RX लिया और इस पे रिएक्शन O- का कराया तो ROH बन गया। ये अटैक करेगा। तो इस रिएक्शन में आप देख सकते हैं बड़े आसानी से कि ये आपका अटैक कर रहा है तो OH- रिएजेंट कहलाएगा, ठीक। और ये एल्किल हैलाइड जिस पे अटैक हो रहा है ये आपका सबस्ट्रेट कहलाएगा, ठीक। और ये इधर प्रोडक्ट बन रहा है, ये आपका एल्कोहल जो है वो प्रोडक्ट है। तो मतलब बेसिक जो भी रिएक्शंस होते हैं, इन रिएक्शंस में जो लेफ़्ट साइड का पोर्शन होता है उसको हम रिएक्टेंट कहते हैं, और जो राइट साइड का पोर्शन होता है उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। रिएक्टेंट को फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, सबस्ट्रेट और रिएजेंट। सबस्ट्रेट वह स्पीसीज होता है जिस पे अटैक होता है, द स्पीसीज एट विच अटैक टेक प्लेस। और रिएजेंट वह होता है जो अटैक करता है, द स्पीसीज विच अटैक ऑन सबस्ट्रेट। एक एग्जांपल में हमने देखा एल्किल हैलाइड का, जब OH- आयन हाइड्रोक्साइड आयन से रिएक्शन कराते हैं तो अल्कोहल बनता है। तो यहाँ जो हाइड्रोक्साइड आयन है वो रिएजेंट है और एल्किल हैलाइड जो है वो सबस्ट्रेट है, क्योंकि एल्किल हैलाइड पे अटैक हो रहा है और हाइड्रोक्साइड आयन अटैक कर रहा है। तो ये बेसिक चीज़ होता है, रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, और उनको हम कैसे डिफाइन करते हैं। अब नेक्स्ट चीज़ है कि जो भी रिएक्टेंट होता है वो डायरेक्ट प्रोडक्ट में नहीं कन्वर्ट होता है। सबसे पहले वो हाई एनर्जी स्पीसीज बनाता है, और फिर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। कोई भी रिएक्टेंट डायरेक्ट प्रोडक्ट में नहीं कन्वर्ट होता है, सबसे पहले वो हाई एनर्जी स्पीसीज बनाता है और उसके बाद प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। इसी हाई एनर्जी स्पीसीज को हम इंटरमीडिएट एंड ट्रांजिशन स्टेट। तो ये जो हाई एनर्जी स्पीसीज होता है या तो इंटरमीडिएट ये होगा या तो ये ट्रांजिशन स्टेट होगा।
इनके बीच के डिफरेंस को भी हम बताएंगे, इंटरमीडिएट क्या होते हैं, ट्रांजिशन स्टेट क्या होते हैं। इसके बेसिक ये जैसे ये कैसे रिएक्टेंट हाई एनर्जी स्पीसीज में कन्वर्ट होता है उसको हम लोग बड़े आसानी से ग्राफ से देख सकते हैं। अगर ये ग्राफ हम बनाएं और ये हमारा एनर्जी हो वाई एक्सिस पे और एक्सिस पे प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन हो, तो देखिए ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट पहले हाई एनर्जी, यही इसी को हम इंटरमीडिएट या फिर ट्रांजिशन स्टेट कहेंगे, हाई एनर्जी, और ये आपका प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ। ठीक, तो इस तरह से ग्राफ से भी हम लोग दिखा सकते हैं कि रिएक्टेंट पहले हाई एनर्जी, इंटरमीडिएट या ट्रांजिशन स्टेट में, और फिर उसके बाद ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पे या तो इंटरमीडिएट बनाया गया तो ट्रांजिशन स्टेट। अगर आप फिजिकल में चलें तो जो एक्टिवेशन थ्योरी होती है उसमें हम लोग यही कहते हैं कि रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल टकराते हैं और टक्कर से एक एनर्जी जनरेट होती है, और अगर वो एनर्जी, यही एनर्जी आपकी एक्टिवेशन एनर्जी कहलाती है, यही एनर्जी आपकी एक्टिवेशन एनर्जी कहलाती। अगर वह टक्कर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के वह टक्कर एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर एनर्जी क्रिएट कर देगी, तब तो वो रिएक्शन होगा और जो रिएक्टेंट होंगे वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। और अगर वह टक्कर एक्टिवेशन एनर्जी बराबर एनर्जी नहीं क्रिएट करेगी तो वो फिर वापस आ जाते हैं। तो इसलिए कहा जाता है किसी भी रिएक्शन को होने के लिए एक मिनिमम एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत रहती है, और एक्टिवेशन एनर्जी है कुछ नहीं, एक्टिवेशन एनर्जी वही है द रिएक्टेंट और हाई एनर्जी स्पीसीज के बीच का जो एनर्जी होता है, यही आपका एक्टिवेशन एनर्जी होता है। ठीक, तो इस तरह से रिएक्टेंट कैसे प्रोडक्ट में जाता है, तो ये दिमाग में आपके रहना चाहिए। रिएक्टेंट डायरेक्टली प्रोडक्ट में नहीं जाता है, ये पहले हाई एनर्जी स्पीसीज बनाता है जिसको हम इंटरमीडिएट या ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं, जैसा हमने दिखाया आपको, और ये हाई एनर्जी स्पीसीज फिर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। दूसरी बात करें हम यहाँ पे, तो देखिए रिएक्शन दो तरह के होते हैं। जैसे एक मैंने ग्राफ ये बनाया है और एक ग्राफ मैं और बना सकता हूँ। ये ग्राफ मैं और बना सकता हूँ, ये आपका ट्रांजिशन स्टेट है या इंटरमीडिएट। तो आप देखिए इन दोनों ग्राफ में बस अंतर इतना है, यहाँ प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट से कम है और यहाँ प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट से ज़्यादा है। तो इस रिएक्शन को हम, ये जो रिएक्शन कहलाता है, ये कहलाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब जिसमें एनर्जी निकलती हो, जिसमें रिएक्शन के दौरान एनर्जी निकलती हो, और ये आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि एनर्जी कब निकलेगी। एनर्जी तभी निकलेगी जब रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा हो और जो प्रोडक्ट बने उसकी एनर्जी कम हो। तो जितनी एनर्जी कम होगी उतनी एनर्जी वो लिबरेट करेगा। देखिए रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा थी, प्रोडक्ट की कम थी, तो जो एनर्जी निकलेगी इन्हीं दोनों की एनर्जी गैप के बीच जितना एनर्जी होगा वही एनर्जी निकलेगा, वही एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाएगा। ये जो रिएक्शन कहलाता है इसको हम कहते हैं इंडोथर्मिक रिएक्शन, उष्मावशोषी रिएक्शन। इंडोथर्मिक रिएक्शन जिसमें उष्मा का अवशोषण मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, और वो एनर्जी एब्जॉर्ब तभी होगी जब प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा होगी और रिएक्टेंट की एनर्जी कम होगी। आप यहाँ देखिए रिएक्टेंट की एनर्जी कम है, प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा है, तो जब इतनी एनर्जी ये गेन करेगा, बाहर से गेन करेगा, तभी ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। ठीक, तो ये आपका इंडोथर्मिक रिएक्शन हुआ। तो दो तरह के बेसिक रिएक्शंस होते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन और इंडोथर्मिक रिएक्शन। उनके ग्राफ हम इस तरह से प्लॉट करते हैं। तो ये तो बेसिक इन्फॉर्मेशन था कि कैसे रिएक्शन में कौन रिएक्टेंट होते हैं, कौन प्रोडक्ट होता है, सबस्ट्रेट रिएजेंट के बारे में, इंटरमीडिएट ट्रांजिशन स्टेट के बारे में। अब बात हम करते हैं
डिफरेंस बिटवीन इंटरमीडिएट एंड ट्रांजिशन स्टेट। इंटरमीडिएट और ट्रांजिशन स्टेट में क्या डिफरेंस होता है, हम इसकी बात करें। इंटरमीडिएट और जनरली हम लोग ये समझ लेते हैं कि दोनों एक ही चीज़ है, लेकिन दोनों एक चीज़ नहीं है, कुछ इसमें डिफरेंसेस होते हैं। जैसे हम एग्जांपल के थ्रू आपको समझाना चाहते हैं। सपोज करिए आपका SN1 रिएक्शन है, SN1 रिएक्शन आप जानते हैं कि 3 डिग्री एल्किल हैलाइड SN1 रिएक्शन देता है, और SN1 रिएक्शन में होता क्या है, पहले स्टेप में रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है और Br निकल जाता है। Br निकलने की वजह से यहाँ पे कार्बोकैटायन जनरेट होता है। ठीक, ये कहलाता है इंटरमीडिएट, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। ये आपका कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट है। ठीक है, और फिर से इस रिएक्शन को भी हम कंप्लीट करते हैं। फिर से हमारा न्यूक्लियोफाइल आता है इस पे और अटैक करता है, और रिजल्टेंट हमारा जो प्रोडक्ट होता है वह एल्कोहल बन जाता है। ठीक, वो प्रोडक्ट बन, यहाँ इंटरमीडिएट बना। यही जब आप SN2 की बात करते हैं, SN2 रिएक्शन की जब हम बात करते हैं, तो SN2 रिएक्शन में मेथिल ब्रोमाइड का रिएक्शन जब हम हाइड्रोक्साइड आयन से कराते हैं तो देखिए क्या होता है इसमें। इसमें हाइड्रोक्साइड आयन पीछे साइड से, Br के पीछे साइड से अटैक करता है, कार्बन पे Br के पीछे साइड से अटैक करता है, Br निकलता है। तो इसमें कुछ इस तरह का बनता है, देखिए ये हमारा कहलाता है ट्रांजिशन स्टेट। ठीक, ट्रांजिशन स्टेट में क्या होता है, कुछ बॉन्ड फॉर्म होते रहते हैं, और कुछ बॉन्ड ब्रेक होते रहते हैं। ठीक, तो यहाँ देखिए OH का बॉन्ड कार्बन से फॉर्म हो रहा है और Br का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। ठीक है, और रिजल्टेंट अगर हम प्रोडक्ट की बात करें, इसके प्रोडक्ट की बात करें तो हमारा Br निकल जाएगा और OH आ जाएगा, ये आपका प्रोडक्ट बना। तो यहाँ पे SN2 रिएक्शन में ये जो बना, ये ट्रांजिशन स्टेट कहलाता है। ट्रांजिशन स्टेट में क्या होता है, ट्रांजिशन स्टेट में कुछ बॉन्ड फॉर्म होते रहते हैं और कुछ बॉन्ड ब्रेक होते रहते हैं, और वो दोनों अंडर प्रोसेस रहते हैं। मतलब बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन अंडर प्रोसेस होता है, इसलिए हम इसको ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। ठीक, एक और हम एग्जांपल आपको दें ट्रांजिशन स्टेट का, और बहुत फेमस एग्जांपल है डिल्स एल्डर रिएक्शन। आप लोग सब लोग पढ़े होंगे डिल्स एल्डर रिएक्शन के बारे में। डिल्स एल्डर रिएक्शन में हम लोग डाइईन लेते हैं और एक डाइनोफाइल लेते हैं और हीट करते हैं। डाइनोफाइल तो आपको याद हो तो इसका ट्रांजिशन स्टेट कुछ इस तरह से बनता है। ये आपका इसका ट्रांजिशन स्टेट बनता है, फॉर्मेशन ब्रेकिंग, फॉर्मेशन ब्रेकिंग, फॉर्मेशन ब्रेकिंग। तो ये भी इस ट्रांजिशन स्टेट में भी आप देख रहे हैं कि कुछ बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं, कुछ बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं। तो इंटरमीडिएट और ट्रांजिशन स्टेट में बेसिक डिफरेंस यही है। इंटरमीडिएट वह स्पीसीज होता है जिसमें बॉन्ड ब्रेकिंग जो हुआ रहता है वो कंप्लीट हो गया रहता है, और कार्बोकैटायन, कार्बेन आयन, कार्बीन, बेंजाइन, इस तरह के इंटरमीडिएट बनते हैं। ठीक, ट्रांजिशन स्टेट क्या होता है कि इसमें बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकिंग अंडर प्रोसेस होते हैं, अभी प्रोसेस में ही रहते हैं। ना तो पूरी तरह से बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ रहता है, ना तो पूरी तरह से बॉन्ड ब्रेकिंग हुई रहती है। तो इस स्टेट को हम लोग ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। ठीक, अब आप खुद सोचिए, इन दोनों में बेसिक डिफरेंस ये होता है कि हम इंटरमीडिएट को हम आइसोलेट कर सकते हैं। आइसोलेट करने का मतलब उसको हमें निकाल सकते हैं। किसी को भी हम आइसोलेट या रिएक्शन से निकाल उसी को सकते हैं जिसकी कुछ स्टेबिलिटी हो।
तो ये निकल जाता है, आइसोलेट हो जाता है। ये भी हर बार नहीं आइसोलेट होता, अगर इंटरमीडिएट बहुत कम स्टेबल है तब ये आइसोलेट नहीं होता है। लेकिन ट्रांजिशन स्टेट जनरली नॉट आइसोलेटेड। ट्रांजिशन स्टेट जो होता है इसको हम आइसोलेट नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन अंडर प्रोसेस होता है। जब कोई चीज अंडर प्रोसेस है तो उसको आप आइसोलेट यानी उस रिएक्शन में से निकाल नहीं पाएंगे। निकालेंगे तो ये टूट जाएगा, सारा बेकार हो जाएगा। तो बेसिक डिफरेंस इंटरमीडिएट और ट्रांजिशन स्टेट की दो ही एक आप डिफिनीशन में दे सकते हैं। इंटरमीडिएट में बॉन्ड ब्रेकिंग का फिनोमेना हो गया रहता है और इंटरमीडिएट जनरली पॉजिटिवली चार्ज रखते हैं या निगेटिवली चार्ज रखते हैं, या फिर कार्बिन होते हैं, ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है, बेंजाइन हो सकते हैं, नाइट्रीन हो सकते हैं। ठीक। ट्रांजिशन स्टेट क्या है? ट्रांजिशन स्टेट में बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन अंडर प्रोसेस होते हैं। ऐसा स्टेट रिएक्शन के दौरान हाई एनर्जी का एक ऐसा स्टेट जिसमें बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकिंग अंडर प्रोसेस में हो, तो उस स्टेट को हम ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। दूसरा बेसिक डिफरेंस, इंटरमीडिएट को हम क्या कर सकते हैं? आइसोलेट कर सकते हैं, क्योंकि बॉन्ड जो ब्रेक होना रहता है वो ब्रेक हो गया रहता है। अब बॉन्ड बनने की बात रहती है, जो बॉन्ड बनने की बात रहती है, तो अगर इंटरमीडिएट थोड़ा बहुत स्टेबल है तो उसको हम रिएक्शन से आइसोलेट कर सकते हैं बड़े आसानी से। ट्रांजिशन स्टेट आइसोलेट जनरली नहीं होता है। वो इसलिए नहीं होता है क्योंकि ब्रेकिंग और फॉर्मेशन वाले बॉन्ड अंडर प्रोसेस होते हैं। अगर उसमें से आप आइसोलेट करने की कोशिश करेंगे तो ये दोनों बॉन्ड डैमेज हो जाएंगे और आपका ट्रांजिशन स्टेट आइसोलेट नहीं होगा। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है इंटरमीडिएट और ट्रांजिशन स्टेट में। ये आपको दिमाग में हमेशा रहना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप समझे कि हमेशा ये दोनों एक ही चीज़ होती है। ये दोनों एक चीज़ नहीं है, थोड़ी सी डिफरेंस है इसमें। ठीक। तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन थे रिएक्शन मैकेनिज्म के लिए जो ज़रूरी थे। अब हम लोग आते हैं मेन मुद्दे पे, रिएक्शन मैकेनिज्म पे, कि रिएक्शन मैकेनिज्म क्या चीज़ है। रिएक्शन मैकेनिज्म, सबसे पहली बात, रिएक्शन मैकेनिज्म जो होता है ये हाइपोथेसिस होती है। हाइपोथेसिस, रिएक्शन मैकेनिज्म ए टाइप ऑफ हाइपोथेसिस। और रिएक्शन मैकेनिज्म को जानने के लिए आपको तीन चीज़ का जानना बहुत ज़रूरी होता है। सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इन कोवैलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इन कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट कैसे होता है इसको जानना जरूरी है। दूसरा जो जानना आपको जरूरी है वो है फ्यूजन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड कैसे टूटता है ये आपको जानना जरूरी है, फ्यूजन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। और तीसरा नेचर ऑफ अटैकिंग रीजन, नेचर ऑफ अटैकिंग रिएजेंट, नेचर ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। ये तीन चीज़ों का जानना आपको जरूरी है रिएक्शन मैकेनिज्म को समझने से पहले। समझने के लिए इन तीन चीज़ों का जानना जरूरी है। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इन कोवैलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इन कोवैलेंट बॉन्ड, कौन कौन से फैक्टर हैं जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट करते हैं, कौन कौन से फैक्टर हैं जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट करते हैं। जैसे हम एग्जांपल दें आपको, ये सपोज करिए CH3Cl है। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इन कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड में कैसे इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट होता है वो हम थोड़ा सा हम आपको समझा दें। जैसे सपोज करिए CH3Cl है, तो ये जो सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है वो Cl और कार्बन के ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से बना है। Cl की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है, तो जब Cl की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होगी तो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन Cl की तरफ पार्शियली शिफ्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से यहाँ पार्शियल निगेटिव और यहाँ पार्शियल पॉजिटिव। तो अब देखिए इस सिग्मा बॉन्ड में इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट हो गया कि नहीं, इलेक्ट्रॉन किधर डिस्प्लेस हो गया, स्लाइटली Cl की तरफ, जिसकी वजह से यहाँ निगेटिव
और यहाँ पार्शियल पॉजिटिव, और मॉलिक्यूल क्या हो गया, पोलर हो गया। अब जब मॉलिक्यूल पोलर हो गया तो इसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यहाँ पॉजिटिवली चार्ज है यानी इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो यहाँ पे कोई भी न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देगा। यहाँ निगेटिवली चार्ज है, यहाँ इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, यहाँ कोई भी इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर देगा। ऐसे ही जैसे ये आप लोग देखते हैं 1,3 ब्यूटाडाइन, 1,3 ब्यूटाडाइन, आप लोग ये कॉन्जुगेशन में है, आप लोग दिखाते हैं ना, ये इधर टूट जाए और ये इधर टूट जाए तो क्या बनेगा, CH2 प्लस CH डबल बॉन्ड CH, CH2 पे माइनस, ये कॉन्जुगेशन होता है। अब देखिए यहाँ भी क्या हो रहा है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन कोवैलेंट इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इन कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये पाई इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस हो रहा है इधर, ये पाई इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस हो रहा है इधर, ठीक है। तो ये भी डिस्प्लेसमेंट है, से इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट है। और इस इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट से भी देखिए यहाँ पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ और यहाँ निगेटिव चार्ज, मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, मॉलिक्यूल पोलर हो गया, पोलर हो गया तो रिएक्टिविटी बढ़ गई। कोई भी न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे आके अटैक कर सकता है जहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी है, और कोई भी पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे अटैक कर सकता है, यहाँ इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। तो यहाँ कौन डिस्प्लेस हुआ, यहाँ सिग्मा इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस हुआ, यहाँ कौन डिस्प्लेस हुआ, पाई इलेक्ट्रॉन। तो सिग्मा और पाई इलेक्ट्रॉन के यही डिस्प्लेसमेंट हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इन कोवैलेंट बॉन्ड। और इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट से होता क्या है, जब भी किसी मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट होगा कोवैलेंट बॉन्ड का, तो उस मॉलिक्यूल में कुछ सेंटर ऐसे क्रिएट होंगे जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, और कुछ सेंटर ऐसे क्रिएट होंगे जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट से कुछ सेंटर ऐसे क्रिएट होंगे जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम, कुछ सेंटर ऐसे क्रिएट होंगे जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट से मॉलिक्यूल में पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज जनरेट होता है, जिसकी वजह से उसकी पोलरिटी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से उसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाती है। इसका मतलब मॉलिक्यूल की रिएक्टिविटी के लिए जो रीज़न है या वजह है वो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट ही है, ठीक। तो ये इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट था, इसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ हम सिर्फ थोड़ा दिखाएं हैं आपको कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट होता है। अब बात ये आती है कि कौन से फैक्टर हैं जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट करते हैं, उनकी हम बात करें। कौन से फैक्टर हैं जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट करते हैं। पहला जो फैक्टर है जो आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं वो होता है इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट करता है। दूसरा जो फैक्टर है वो है मीजोमेरिक इफेक्ट या रेजोनेंस इफेक्ट। तीसरा जो फैक्टर है वो है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। चौथा जो फैक्टर है वो है हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन। तो इतने फैक्टर्स हैं मेन। हम इन फैक्टर्स की बात की, इसके अलावा भी है, आपको इतना जानना जरूरी है बस। इंडक्टिव इफेक्ट, मीजोमेरिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, ये सारे फैक्टर्स ही मॉलिक्यूल में कोवैलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट करते हैं। दूसरा ये फिजन के बारे में अब आप जानते हैं, इंटर के क्लासेस में पढ़ चुके हैं। फिजन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड का फिजन कितनी तरह से होता है बताइए। एक होता है होमोलिटिक फिजन, होमोलिटिक फिजन, और दूसरा क्या होता है, दूसरा आपका हेट्रोलिटिक फिजन, हेट्रोलिटिक फिजन। क्यों, समांगी विदलन और विषमांगी विदलन। होमोलिटिक फिजन, होमोलिटिक फिजन में क्या होता है बताइए। अगर सोचिए ए और बी के बीच में बॉन्ड है तो होमोलिटिक फिजन में एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों साइड टूट जाते हैं, और होमोलिटिक फिजन में क्या जनरेट होता है, रेडिकल्स जनरेट होते हैं, ठीक। हेट्रोलिटिक फिजन में क्या होता है, ये डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एटम के बीच में बॉन्ड होता है और किसी एक तरफ कंप्लीटली टूटता है, तो एक पे पॉजिटिव और एक पे निगेटिव, तो यहाँ आयंस जनरेट होते हैं। होमोलिटिक फिजन्स में आयंस जनरेट होंगे और हेट्रोलिटिक फिजन्स में क्या जनरेट होंगे, फ्री रेडिकल जनरेट होंगे, ठीक। तीसरा आते हैं हम लोग नेचर ऑफ अटैकिंग रीजन। अटैकिंग रीजन का नेचर आप जानते हैं
दो तरह का नेचर होता है अटैकिंग रीजेंट का। एक होता है इलेक्ट्रोफिलिक। इलेक्ट्रोफिलिक मतलब जिस पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो, और दूसरा जो रीजेंट होता है ये होता है न्यूक्लियोफिलिक। ठीक, इलेक्ट्रोफिलिक और दूसरा जो होता है वो न्यूक्लियोफिलिक। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक मतलब जिस पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो, और न्यूक्लियोफिलिक मतलब जिस पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो। तो ये पूरा ये चार्ट है, और इसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। हम लोग इस पूरा रिएक्शन मैकेनिज्म में हम पूरा इन सब चीज़ों का डिस्कस करेंगे। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिए, जो फिज़न हो रहा है, कोवैलेंट बॉन्ड का फिज़न हो रहा है, उससे होमोलिटिक फिज़न में क्या जनरेट हुए, होमोलिटिक फिज़न में ये सब क्या जनरेट हुए, फ्री रेडिकल जनरेट हुए। ठीक, और हेट्रोलिटिक फिजन में क्या क्या जनरेट होंगे, आयंस जनरेट होंगे। हेट्रोलिटिक फिजन में कार्बोकैटायन, कार्बेन आयन, कार्बीन, नाइट्रीन, बेंजाइन, ये सारे हेट्रोलिटिक फिजन में जनरेट होंगे। और इन सब को हम क्या कहते हैं, इन सब को हम कहते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट कहलाते हैं। तो हम लोग को इन दोनों फिजन में जो इंटरमीडिएट जनरेट होते हैं, जैसे फ्री रेडिकल, कार्बोकैटायन, कार्बेन आयन, कार्बीन, नाइट्रीन, बेंजाइन, इन सब के बारे में भी पढ़ना है, और वो हम लोग रिएक्शन इंटरमीडिएट्स के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो रिएक्शन मैकेनिज्म में पूरा हम लोग को सारे ये इफेक्ट्स हमको पढ़ने हैं। फिजन, होमोलिटिक, हेट्रोलिटिक फिजन से जो इंटरमीडिएट बन रहे हैं, फ्री रेडिकल, कार्बोकैटायन, कार्बेन आयन, कार्बीन, नाइट्रीन, बेंजाइन पढ़ने हैं। नेचर ऑफ अटैकिंग रिजेंट में इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल पढ़ने हैं। तो इन सारे के बारे में हमें पढ़ने हैं। हम थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं नेचर ऑफ अटैकिंग रीजेंट के बारे में स्टार्ट करें, या चलिए शुरू से ही हम यहीं से स्टार्ट करते हैं, शुरुआत से। ये एक टेबल आपको बना होना चाहिए ताकि आपको मालूम रहे कि हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। चलिए हम लोग पहले से स्टार्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इन कोवैलेंट बॉन्ड। तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इन कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट किस तरह से होगा, इसकी बात करते हैं। तो जैसा कि हमने बताया कि जब भी किसी मॉलिक्यूल के कोवैलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट होता है, तो उस मॉलिक्यूल में कुछ सेंटर ऐसे क्रिएट होते हैं जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट जाती है, और कुछ सेंटर ऐसे क्रिएट होते हैं जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है। रिजल्टेंट ये होता है कि मॉलिक्यूल जो होता है वो पोलर हो जाता है और उसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाती है। ठीक है, तो ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट some electron deficient and some electron rich centers generated in the मॉलिक्यूल में कुछ सेंटर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट और कुछ सेंटर इलेक्ट्रॉन रिच जनरेट हो जाते हैं, और इस वजह से द मॉलिक्यूल becomes polar and reactive।
पोलर एंड रिएक्टिव। ठीक, फॉर एग्जांपल के लिए हम कहें, जैसे हमने एक एग्जांपल आपको दिया था CH3 अगर Cl हो, तो हमने आपसे बताया था कि Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने के कारण बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन Cl की तरफ डिस्प्लेस होंगे, इसलिए इस पे पार्शियल निगेटिव और इस पे पार्शियल पॉजिटिव। तो ये सेंटर कैसा है बताइए, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर है, क्यों, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। और ये सेंटर कैसा हो गया, इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर हो गया, जहाँ इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई, नेगेटिव चार्ज है। ठीक, और मॉलिक्यूल क्या हो गया, पोलर हो गया। पोलर हो जाएगा तो रिएक्टिविटी भी इसकी बढ़ जाएगी। तो यहाँ किसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इस एग्जाम्पल में सिग्मा इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस, सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, डिस्प्लेस हो रहे हैं। ठीक, तो ये एग्जाम्पल इसका इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट का है। और इसी को हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट भी कहते हैं, वो हम लोग आगे देखेंगे पूरा डिटेल में। दूसरा हमने एग्जाम्पल आपको दिया था इससे पहले कि 1,3-ब्यूटाडाइन, 1,3-ब्यूटाडाइन। तो यहाँ देखिए, यहाँ ये डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है, डबल बॉन्ड जो है ये कॉन्जुगेशन में है, तो मूव करेंगे ऐसे। और जब ये मूव करेंगे तो क्या होगा बताइए, मूव करेंगे तो देखिए यहाँ कौन से इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस हो रहे हैं, पाई इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस हुआ। और पाई इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस हुआ तो एक जगह इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर और एक जगह इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर, मॉलिक्यूल पोलर हो गया। और मॉलिक्यूल पोलर होने की वजह से इसकी रिएक्टिविटी भी क्या हो गई, बढ़ गई। तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट सिग्मा इलेक्ट्रॉन का हुआ कोवेलेंट बॉन्ड में, और यहाँ डिस्प्लेसमेंट पाई इलेक्ट्रॉन। कोवेलेंट बॉन्ड जनरली दो तरह के होते हैं, सिग्मा और पाई, यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस हुआ। अब हम थोड़ा देखना चाहते हैं कि यहाँ डिस्प्लेसमेंट किस वजह से हुआ, सिग्मा इलेक्ट्रॉन का। यहाँ डिस्प्लेसमेंट सिग्मा इलेक्ट्रॉन का क्लोरीन की वजह से हुआ, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा थी। तो इसका मतलब सिग्मा इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होते हैं। यहाँ अगर हम पूछें आपसे यहाँ डिस्प्लेसमेंट किसकी वजह से हुआ, तो यहाँ जो डिस्प्लेसमेंट हुआ इनके कॉन्जुगेशन की वजह से हुआ। ये दोनों बॉन्ड कॉन्जुगेशन में हैं, इसलिए ये कॉन्जुगेशन करेंगे, जिसकी वजह से पाई इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो दूसरा डिस्प्लेसमेंट की वजह क्या है, मॉलिक्यूल में कॉन्जुगेशन होना, और कॉन्जुगेशन होगा तो पाई इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस होगा। तीसरा एक और वजह होती है, जैसे सपोज करिए कि ये हमारा मॉलिक्यूल है और इसका रिएक्शन हम H+ से करा रहे हैं, अटैकिंग रीजेंट है, अटैकिंग रीजेंट। तो अटैकिंग रिएजेंट के प्रेजेंस में भी ये पाई इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस हो जाते हैं। और अगर ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर डिस्प्लेस हुआ तो यहाँ निगेटिव और यहाँ पॉजिटिव, यहाँ निगेटिव और यहाँ पॉजिटिव। ठीक, तो यहाँ पे निगेटिव है और यहाँ पॉजिटिव है। तो ये यहाँ जो डिस्प्लेसमेंट हुआ पाई इलेक्ट्रॉन का, वो किसके वजह से हुआ, अटैकिंग रिएजेंट की वजह से हुआ, अटैकिंग रिएजेंट की वजह से हुआ। तो तीसरा जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है पाई इलेक्ट्रॉन का, वो किसकी वजह से हो रहा है, ऑन द डिमांड ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। तो अगर हम देखें पूरा तीनों मिला के, तो हम लोग कहेंगे कि मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट या तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम प्रेजेंट होने की वजह से होता है, या तो कॉन्जुगेशन होने की वजह से होता है, या ऑन द डिमांड ऑफ अटैकिंग रिएजेंट होता है। तो ये तीन चीज़ें होती हैं, इसको हम लोग डिस्कस कर ले रहे हैं। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि 10 इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट in covalent bond take place either due to presence of electronegative एटम। तो यहाँ सिग्मा इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव की वजह से होगा, तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस होगा। और कॉन्जुगेशन, या तो कॉन्जुगेशन की वजह से होगा, और कॉन्जुगेशन की वजह से होगा तो पाई इलेक्ट्रॉन। और ऑन द डिमांड ऑफ
अटैकिंग रिएजेंट। ठीक, इन तीन चीज़ों की वजह से मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट होते हैं। यहीं पे हम बता सकते हैं कि जो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की वजह से सिग्मा इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस होता है, इसी को हम इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। और जो कॉन्जुगेशन की वजह से ये पाई इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस हुए, ये मीजोमेरिक इफेक्ट में आता है। और डिमांड, अटैकिंग रीजेंट के डिमांड पे जो पाई इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस होता है वो हमारा इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में आता है। तो जो 4 इफेक्ट बताए उसमें 3 इफेक्ट यही है। तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इन कोवैलेंट बॉन्ड आपको समझ में आ गया होगा कि क्या चीज़ होता है। और यही जान लीजिए, यही मेन होता है किसी भी रिएक्शन होने के लिए, यही मेन होता है। अगर इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ तो रिएक्शन नहीं होगा। ठीक, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट करता क्या है? डिस्प्यूट पैदा करता है, मॉलिक्यूल में डिस्प्यूट पैदा करता है। और कैसे डिस्प्यूट पैदा करता है? ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को किसी एक एटम पे बढ़ा देगा और किसी एक एटम पे कम कर देगा। और इलेक्ट्रॉन जस्ट समझिए पैसे की तरह है, यहाँ पे पैसे की तरह। अगर किसी फैमिली में किसी एक मेंबर के पास पैसा बढ़ जाए और दूसरे मेंबर के पास पैसा घट जाए तो तुरंत डिस्प्यूट पैदा हो जाता है, और वो डिस्प्यूट की वजह से उस फैमिली की रिएक्टिविटी बढ़ जाती है। तो सेम उसी तरह से यहाँ है। ठीक है, तो ये आपका इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इन कोवैलेंट बॉन्ड है। और यहाँ पे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट को गवर्न कर रहे हैं? तो द फैक्टर्स विच, फैक्टर्स हम कह लें या ऑब्लिक इफेक्ट्स विच is responsible for electronic displacement in covalent bond is as follows। अब कौन कौन से इफेक्ट्स हैं जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट करते हैं? तो वो हमने बता दिया। पहला कौन सा था? इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट में कौन से इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस हो रहे थे? सिग्मा इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस हो रहे थे। दूसरा हमारा क्या था? मीजोमेरिक इफेक्ट। मीजोमेरिक इफेक्ट में कौन से इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस हो रहे थे? पाई इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस हो रहे थे। तीसरा हमारा क्या है? तीसरा हमारा क्या था? इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में भी कौन डिस्प्लेस हो रहा था? पाई इलेक्ट्रॉन ही डिस्प्लेस हो रहा था, बस किसके? ऑन द डिमांड ऑफ अटैकिंग रीजेंट। अटैकिंग रीजेंट के डिमांड पे, अटैकिंग रिएजेंट के डिमांड पे ये डिस्प्लेस हो रहा था। और चौथा जो पढ़ना है आपको वो है हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट पढ़ना है। ठीक, ये चारे इफेक्ट्स जो होते हैं मेनली रिस्पॉन्सिबल होते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट के। ठीक, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बारी बारी से इन सारे इफेक्ट्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक यू।